Bismillahirrahmanirrahim, my dear students. How are you? Hope you all will be fine. और हम प्यारा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत दुआ रब्बे ज़िदनी इल्मा के साथ लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं नंबर 3 और उसका नाम है स्टूडेंट्स एज़मा। यानी कि अगर आप सही प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे तो ये एज़मा है, लेकिन बहुत से लोग इसको एज़मा और बहुत से लोग इसको जोर लगा के एस्थमा भी कहते हैं, बट ट्रू प्रोनाउंसिएशन इज एज़मा, राइट। आज हम इस डिसऑर्डर की प्रॉज एंड कॉन्स देखेंगे और इसके लिए मूव करते हैं व्हाइट बोर्ड पर। यस माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, हम स्टार्ट कर चुके हैं व्हाट एज़मा और व्हाट इज बेसिकली एज़मा। एक ऑर्गेनिज्म से मुराद है एक लड़का या लड़की या मर्द औरत व्हाटएवर, वो अपनी बिल्कुल नॉर्मल लाइफ पास कर रहा होता है, लेकिन सडनली मीन्स अचानक से उसे तंगी तनफ्फुस यानी कि डिफिकल्ट ब्रीदिंग का सामना करना पड़ जाता है, राइट। और उसको सांस लेने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि उसकी सांस में से इस तरह की आवाज़ें आना शुरू हो जाती। वो डिसऑर्डर जिसमें ऑर्गेनिज्म बिगिन टू वीज एंड फेस व्हाट डिफिकल्ट ब्रीदिंग इज कॉल्ड एज एस्मा, राइट। तो पहली बात यह है कि अगर हम इसके जेंडर की बात करें तो ये मेल और फीमेल दोनों को हो सकता है, और अगर मैं इसकी एज की बात करूं तो इट कैन अकर एट एनी एज, किसी भी एज में हो सकता है। अगर मैं इसकी प्री डिस्पोजिशन की बात करूं तो ये जेनेटिक भी हो सकता है, राइट। और हम अगर इसके ऑनसेट की बात करें कि कब स्टार्ट हो सकता है तो इट कैन स्टार्ट एट एनी टाइम, ये किसी भी वक्त किसी ऑर्गेनिज्म को स्टार्ट हो सकता है, पर्टिकुलरली अगर उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को ये प्रॉब्लम चल रही है। उसके बाद हम ये देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, राइट। यानी कि इस नॉर्मल फंक्शन के एबनॉर्मल होने की क्या कॉज है। यू नो वेरी वेल, फिजियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शन एंड पैथो मीन्स स्टडी ऑफ एबनॉर्मल फंक्शन। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें पहले अपने लंग्स की नॉर्मल एक्टिविटी को समझना पड़ेगा, और इस पर्पज़ के लिए जाहिर है हम बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं आप लोगों के साथ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, और उसमें आप लोगों को याद है कि हम लोगों ने ट्रेकिया लिया था और हमने ट्रेकिया को डिवाइड कर दिया था किस में, ब्रोंकाई में, और जो ब्रोंकाई थे वो फिर रेमिफाई हो गए इनटू न्यूमरस ब्रोंकियोल्स, राइट। और जो ब्रोंकियोल्स थे वो इवेंचुअली जाके किस में टर्मिनेट हो गए, इनटू सम बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स, और ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स क्या कहलाते थे, एल्वियोलस, और प्लूरल आर एल्वियोलाई, राइट। आप लोगों को ये बात भी याद होगी हमारे स्टूडेंट्स, मैंने बोला था कि जो ट्रेकिया है इट इज अ कॉन्स्टेंटली ओपन पाइप, ये तो हमेशा ओपन रहता है, ऑलवेज रिमेन ओपन, ठीक है। और अगर मैं ब्रोंकाई की बात करूं तो ये भी रिमेन ओपन, और हमने इसके हमेशा ओपन रहने की लॉजिक ये देखी थी कि इसके अंदर क्या थे, कार्टिलेज के रिंग थे। अगर मैं अर्लियर ब्रोंकियोल्स की बात करूं तो वो भी काफ़ी हद तक ओपन रहते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर ऑल दो कार्टिलेज के रिंग नहीं है, लेकिन कहीं कहीं कार्टिलेज की प्लेट्स ज़रूर हैं जो इसको ओपन रखती है। लेकिन जब हम लोग डीपर ब्रोंकियोल्स में जाते हैं तो फिर इसके अंदर से हर किस्म की कार्टिलेज ख़त्म हो जाती है, और मैंने आपसे डिस्कस भी किया था कि इन पर्टिकुलर ब्रोंकियोल्स की मैं अगर बात करूँ तो उनका डायमीटर ऑलमोस्ट सिर्फ 1 मिलीमीटर रह जाता है। अब इतने छोटे पाइप को ओपन रखने के लिए जिस चीज़ से कुदरत ने मुझे सहारा दिया वो दो चीज़ें थी, आपको याद होगा। उनमें से एक चीज़ थी स्टूडेंट्स मेरे पास, क्या, यस वेल डन, स्मूथ मसल्स, राइट। स्मूथ मसल्स थे,
और नंबर 2 पे जो चीज थी मेरे पास वो क्या थी, सरफेक्टेंट, राइट। ये दो फोर्सेस थी जो मेरे इन ब्रोंकियोल्स और बैलून्स को क्या रखती हैं, हमेशा ओपन रखती हैं। फिर आप लोगों को एक बात और भी याद होगी कि हम लोगों ने एल्वेओलाई के बारे में ये बात कही थी कि इनके पास एक खास किस्म की प्रोटीन होती है जिसे हम लोग इलास्टिन बोलते हैं, ये यहाँ पे प्रेजेंट होती है, राइट। और इलास्टिन बेसिकली इन बैलून्स को रिकॉइलिंग फोर्स देती है। रिकॉइल का मतलब होता है अपनी शेप को दोबारा से गेन कर लेना, राइट। अब होगा हमारे साथ माय डियर स्टूडेंट्स ये कि खुदा ना खास्ता अगर कोई पर्सन पेशेंट है एस्मा का, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, इन पर्टिकुलर स्मूथ मसल्स की रिलैक्सेशन हो जाएगी। दे विल नॉट अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन, सॉरी दे विल अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन, दे विल नॉट रिलैक्स, ठीक है। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमारी एल्वियोलाई का डायामीटर ड्रास्टिकली डाउन हो जाएगा, डायामीटर विल रिड्यूस ड्रास्टिकली, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। और जब आपका डायामीटर कम होगा तो आप लोगों के लंग्स की जितनी ऑक्सीजन डिमांड है उसको बहुत कम सप्लाई होगी। अब सवाल ये है कि आखिर इस पर्टिकुलर ट्यूब्यूल का या ट्यूब का डायामीटर बहुत तेज़ी से रिड्यूस क्यों हो जाता है, तो उसके लिए हम लिखते हैं एक टर्म जिससे मेडिकल साइंस में बोलते हैं एटियोलॉजी, और एटियोलॉजी का मतलब होता है कॉज, ठीक है। ऑल तो हम इसके बारे में हमेशा यही बोलते हैं कि एग्जैक्ट एटियोलॉजी इज नॉट नोन, हमें सही कॉज नहीं पता है, लेकिन हम ये जरूर क्लेम कर सकते हैं कि इन सारे केसेस में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पे एबनॉर्मल रिएक्शन शो करती है बॉडी। और जब मैं बोलता हूँ एबनॉर्मल रिएक्शन तो इससे मुराद ये है कि डेफिनेटली कोई ना कोई एलर्जन यहाँ पे आ जाता है, और जब भी कोई एलर्जन आप लोगों की बॉडी में आएगा तो आप लोगों की बॉडी एक सब्सटेंस रिलीज करती है टू वाइप और टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एलर्जन, और उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को हम नाम देते हैं क्या, हिस्टामीन, राइट। उसे हम नाम देते हैं स्टूडेंट्स हिस्टामीन। फिर अगर मैं एलर्जन की लिस्ट डालना चाहूं तो उसमें क्या क्या हो सकता है। नंबर 1 पे जो सबसे बड़ा कल्प्रेट है, जो सबसे बड़ा मुल्जिम रादर मुजरिम है, वो कौन है, जाहिर है हमारी टोबैको स्मोकिंग, और सिंपली वी कैन राइट व्हाट, स्मोकिंग। तो जब कोई शख्स स्मोकिंग करता है तो बहुत सारे इरिटेंट्स और बहुत से कार्सिनोजेंस और बहुत से पोल्यूटेंट्स हमारे ट्रेकिया को अलाइन करते हैं, और दे हैव द एबिलिटी टू ट्रिगर एलर्जिक रिएक्शन। फिर इसके अलावा आप लोग अगर देखें तो हमें ह्यूमिडिटी, बहुत से लोगों का सांस हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा होने से, किसका तनासुब ज़्यादा होगा स्टूडेंट्स, नमी का तनासुब। तो जब हवा में नमी ज़ोर से ज़्यादा होगी तो भी बहुत से लोगों को एस्थमेटिक अटैक हो जाता है। फिर इसके अलावा जैसे मैंने पहले बोला था जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि ये उन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की कोई फैमिली हिस्ट्री हो, बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। और अगर हम इससे आगे बढ़े तो हमारे पास डिफरेंट किस्म के पोल्यूटेंट्स हो सकते हैं जो कि ये रिएक्शन स्टार्ट करवा सकते हैं, राइट। अब इस वाले केस में जैसे मैंने बोला कि बहुत सीवियर किस्म की क्या हो जाती है, ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। अब सवाल ये है कि हम इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं। तो आज की हम पढ़ रहे हैं आखिरी बात, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ट्रीटमेंट। यू नो माय डियर स्टूडेंट्स कि हमने सबसे पहली बात क्या कही है कि इस ऑर्गेनिज्म को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के ब्रोंकियोल्स और ब्रोंकाई का डायमीटर बहुत कम हो गया है ड्यू टू ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन। तो मुझे सबसे पहले कोई ऐसी मेडिसिन देनी है जो कि क्या करेगी, डेफिनेटली ब्रोंकियो डायलेशन करवाएगी, ब्रोंकियो डायलेशन। और आपको पता है डायलेट का मतलब ये होता है कि हम किसी चीज़ के डायमीटर को खुला कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट ड्राइंग अप टू द स्केल कि अगर
उस ऑर्गेनिज्म का नॉर्मल साइज था किसका, ब्रोंकियोल का, तो आफ्टर एजमेटिक अटैक इट मे रिड्यूस टू दिस वन, और मेडिसिन जब इसकी बॉडी में जाना शुरू होगी तो आहिस्ता आहिस्ता इसका जो डायमीटर है इट विल रीगेन इट्स नॉर्मल साइज। लेकिन जब तक ये साइज को गेन नहीं होगा उसकी बॉडी में से कॉन्स्टेंटली वीजिंग साइज आना शुरू होगी, और प्लस आप देखेंगे कि उसका जो कलर है वो ब्लूश होना शुरू हो गया है, बिकॉज उसकी बॉडी में डिमांडेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं जा रही और ऑक्सीहीमोग्लोबिन का बॉन्ड नहीं स्टैब्लिश हो रहा। फिर इसके अलावा हमें क्या करना है कि हमें सम टाइम जो एंटीहिस्टामीन्स हैं वो देने पड़ते, राइट, एंटीहिस्टामीन देने पड़ते। और आपको ये वाली बात भी पता है कि इन पर्टिकुलर ट्यूब्यूल्स, सारे के सारे ट्यूब्यूल्स के अंदर म्यूकोजल लाइनिंग होती है। म्यूकोजल लाइनिंग हमारी नॉर्मल इनहेल्ड मेडिसिन को अफेक्ट करने से रोकती है। तो अगर हमारा जो इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, बहुत सीवियर अटैक हो, तो फिर हम लोग बिल्कुल इंट्रावीनस मींस हम डायरेक्टली ब्लड में भी ब्रोंकियोडायलेटर्स और एंटीहिस्टामीन्स, और अगर इसकी कॉज पीछे कोई बैक्टीरिया हो तो हम डेफिनेटली उसमें कोई ना कोई एंटीबायोटिक भी क्या करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे। अब इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना है, बिकॉज कि अगर एक दफ़ा उसको एरिथमेटिक अटैक हो गया है या उसकी बॉडी सेंसिटिव हो गई है टू एनी पोल्यूटेंट इन द एनवायरनमेंट, तो उस वाले केस में एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है, बच्चों को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है, पर्टिकुलरली जो ग्राउंड में खेल रहे हैं कि देयर मे बी सम पोलन्स, देयर मे बी सम डस्ट, देयर मे बी डस्ट टर्माइट्स, there may be you can say other pollutants you can say liberated by different types of vehicles that may trigger this reaction। तो अगर ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है तो स्कूल के टीचर्स को क्या करना है, स्टूडेंट्स को खुद क्या करना है, और इमरजेंसी के लिए अगर किस तरह कॉल करनी है, इसके लिहाज से एजुकेशन इज़ अ प्राइम थिंग, राइट। उसके लिए एक प्रॉपर एक प्रोटोकॉल है, और ऐसे लोगों को अपने जो इनहेलर्स हैं वो हमेशा अपने साथ रखने चाहिए, ब्रोंकियोडायलेटर साथ रखने चाहिए, और डिफरेंट किस्म के एंटीहिस्टामिन भी साथ रखने चाहिए। और एज सुन एज पॉसिबल विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हमें किसी इमरजेंसी जैसे हमारे यहाँ 1112 से कॉल करना चाहिए और अपने पेशेंट को रेस्क्यू करना चाहिए टू द हॉस्पिटल एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज टाइम इज़ लाइफ, राइट। सो दैट्स इट। और अब हम इसके बाद स्टडी करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, एंड दैट वाली टॉपिक इज कॉल्ड एज एम्फीसीमा। यस माय डियर डॉक्टर्स, अब हम स्टडी करने वाले हैं नेक्स्ट डिसऑर्डर दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एम्फीसीमा। और एम्फीसीमा को अंडरस्टैंड करने के लिए वही बात है कि आप लोगों को अंडरस्टैंड करनी है सबसे पहले क्या, फिजियोलॉजी ऑफ लंग्स। और आपको मैंने भी डिस्कस किया है कि फिजियोलॉजी का मतलब ये है कि हमारे लंग्स नॉर्मली कैसे काम कर रहे हैं। यू नो स्टडी ऑफ द नॉर्मल फंक्शन इज कॉल्ड एज फिजियोलॉजी, ठीक है। तो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था अभी पिछले वाले टॉपिक में कि हमारे जो ब्रोंक्यूल्स हैं दे हैव गॉट सर्टन स्पेशल टाइप ऑफ व्हाट एंडिंग, समझ लें उसको मैं आप लोगों के लिए कुछ यूं ड्राइंग कर रहा हूँ, राइट। वैसे तो इसको अंडरस्टैंड करवाने के लिए जो बेस्ट चीज़ आपको होनी चाहिए वो ये है कि आप अपने माइंड में बंच ऑफ ग्रेप्स, एक अंगूर के गुच्छे की आप तस्वीर अपने माइंड में बनाएं, या आप ये समझ लें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लंग्स का जो सरफेस एरिया है वो कैसे इंक्रीज किया हुआ है। ये सारी बातें आपसे पहले हो गई हैं, लेकिन चूंकि ये टॉपिक ऐसा है इसलिए दोबारा से इनको कोरिलेट करना है सारी बातों को। कि आपको याद है हमने ये बात कही थी कि अगर ये मेरे पास एक बहुत बड़ा सर्कल हो तो इसके अगर मैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवाना चाह रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो वो सिर्फ और सिर्फ इस एरिया में पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं इस बड़े सर्कल की पार्टीशंस कर दूं समथिंग लाइक इट, कुछ ऐसे कुछ ऐसे ऐसे, तो आपको पता है कि हम इस पर्टिकुलर बड़े बॉल के अंदर बहुत से छोटे छोटे बॉल्स को क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, राइट। अब पहले जो एरिया था एक्सचेंज ऑफ गैस का वो सिर्फ इस पर्टिकुलर पेरिफेरी के साथ था, लेकिन
अब हर छोटे बॉल की सरफेस के ऊपर एक्सचेंज ऑफ गैस हो सकता है। इसको हमने पहले कैसे पढ़ा था, पार्टीशन के सेंस में पढ़ा था कि अगर मैं अपने लंग्स की पार्टीशन बढ़ा दूं तो आप लोगों के लंग्स किसी फ्रॉग के लंग्स की तरह से बैलूनिश नहीं होंगे बल्कि स्पंजी हो जाएंगे। हमने ये बात बहुत दफ़ा डिस्कस किया है कि हमारे लंग्स बैलूनिश नहीं हैं, हमारे लंग्स स्पंजी हैं, राइट। दे कंसिस्ट ऑफ लिटरली बिलियंस ऑफ बैलून्स, राइट। और उन छोटे छोटे बैलून्स को हम नाम के देते थे एल्वियोलाई, राइट। अब मैंने आपसे ये बात कही है कि जितने ज़्यादा हमारे पास एल्वियोलाई होंगे उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का रेट यानी कि आपके सांस लेने में आसानी किस पे डिपेंड कर रही है कि आपके लंग्स में कितने बैलून थे पैदाइश के वक्त और आपने कितने उनमें से फाड़ लिए या फट गए, राइट। जो हम बूढ़े होते हैं ज़ाहिर हमारे लंग्स में डिफरेंट किस्म की इन्फेक्शंस होती हैं और हमारी वो जो इन्फेक्शंस हैं वो इस पर्टिकुलर टाइम पे या इस पर्टिकुलर प्लेस पे फॉर एग्जांपल अगर ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रही हैं तो क्या होगा स्टूडेंट्स कि ये वाले बैलून्स जो बहुत डेलिकेट हैं और एंड पे लगे हुए हैं दे कैन अंडरगो पॉपिंग। पॉपिंग का मतलब है फट जाना, राइट। अब आप ये इमेजिन करें कि अगर इन पर्टिकुलर बैलून्स में से ये बैलून फट गया, राइट, और फिर फॉर एग्जांपल उसके बाद ये वाला बैलून फट गया, फिर उसके बाद फॉर एग्जांपल ये वाला बैलून फट गया, तो क्या ख्याल है माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे इस पर्टिकुलर एरिया में एक्सचेंज बढ़ा या कम हुआ? तो डेफिनेटली चूंकि ये पार्टीशंस कम हो गई हैं तो वो वाला सरफेस एरिया जो पहले अवेलेबल था फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस अब वो अवेलेबल नहीं रहा, राइट। इट मीन्स कि एम्फीसीमा वाले केस में हमारे पास यही हो रहा है कि कॉन्स्टेंटली मेरे जो बैलून्स हैं वो फटते चले जा रहे हैं, दे आर लिटरली इन बिलियंस। लेकिन जब ये फटना शुरू होते हैं और ख़ास तौर पे बूढ़ी एज में तो हमारी जो गैस बॉडी में जा रही है और हमारी जो गैस बॉडी में से बाहर आ रही है मीन्स ऑक्सीजन एंड CO2 उसकी रेशो बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब होती है और ये एक लीडिंग कॉज बन जाती है ज़ाहिर है एक शख्स की दुनिया से जाने की। अब सवाल ये है कि इस पूरे के पूरे प्रोसेस में सरफेस एरिया के अलावा किसी और चीज़ का रोल भी हो सकता है, तो इसको आपने ज़रूर गौर से सुनना है। लुक एट दिस, अगर आप लोग अब एक बैलून की एग्जांपल ले रहे हैं, आप लोग ले एक बैलून, ये है स्टूडेंट्स आप लोगों के पास एक बैलून, राइट। आपने यहाँ पे अपने होंठ लगाए और होंठ लगाने के बाद अब आप लोगों ने इस बैलून को इन्फ्लेट करना शुरू कर दिया। जाहिर है कि आप इसके अंदर फोर्सफुल क्या कर रहे हैं, इन्फ्लेशन कर रहे हैं। आप लोगों का मुंह, आप लोगों के लंग्स उस पर्टिकुलर बैलून को भरते चले जा रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर बैलून का जो वॉल्यूम है वो भी आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, बड़ा होता चला जाएगा, राइट। क्या इस पर्टिकुलर बैलून में से हवा आप निकालेंगे? तो आंसर इज नो। आप जैसे इसको अगर यहाँ से छोड़ देते हैं ओपन तो बहुत तेजी से ये वाली हवा इसी रास्ते से आपकी तवक्को से भी ज़्यादा स्पीड से बाहर निकल जाएगी। क्यों भैया, आपने देखो जोर लगा के भरा था, फिर जाहिर है कोई ऐसी फोर्स होगी जो इस पर्टिकुलर एयर को बहुत तेजी से बाहर निकाल रही है। तो आप बताएंगे कि सर बिल्कुल ऐसा ही है, बिकॉज कि इस पर्टिकुलर बैलून की जो वॉल्स हैं दे आर मेड अप ऑफ व्हाट, रबर, ठीक है ना, लेटेक्स की बनी हुई है, रबर की बनी हुई है और उनके अंदर क्या होती है, इलास्टिक फोर्स होती है, राइट। और इलास्टिक फोर्स कोई भी ऐसी फोर्स है जो किसी भी बिगाड़ को रिस्टोर करवाती है। मिसाल के तौर पे कि अगर आप लोगों के पास ये एक स्प्रिंग है, राइट, ये स्प्रिंग है आप लोगों के पास, अब आप लोग इसकी मोटाई और इसकी लेंथ को अपने माइंड में रखें। अब आप इस स्प्रिंग को ऐसे खींच दें तो आपको क्या पता चलेगा स्टूडेंट्स कि इस फोर्स लगने के बाद ये स्प्रिंग पतला और लंबा हो गया है, राइट। मैंने फोर्स लाई किस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये मेरी फोर्स थी। लेकिन जो ही मैं स्प्रिंग को छोड़ता हूं तो ये दोबारा से अपनी इसी फॉर्म में वापस आ जाता है। वो कौन सी चीज थी जिसने इसको इसी लेंथ में वापस करवाया? तो आंसर है इलास्टिक फोर्स, राइट। फिजिक्स केमिस्ट्री में आप ऐसे किसी और वे में पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि वो फोर्स कौन सी है, इलास्टिक फोर्स। उस इलास्टिक फोर्स ने उस पर्टिकुलर स्प्रिंग को अपनी एबनॉर्मल शेप को रीगेन करने में हेल्प की। यही वाला हल हमारे बैलून के साथ भी हुआ। मैनी
अपनी एयर इन्फ्लेट करके उस पर्टिकुलर प्लास्टिक, उस पर्टिकुलर रबर या लेटेक्स को क्या किया, इन्फ्लेट किया। लेकिन जो ही मैंने वो वाली फोर्स ख़त्म की तो इलास्टिक फोर्स डोमिनेट कर गई और उसने सारी की सारी एयर को यहाँ से बाहर निकाल दिया। यही काम हमारे क्या कर रहे हैं, एल्वियोलाई कर रहे हैं, राइट। तो जब आप इनहेलेशन करते हैं तो आप लोगों के एल्वियोलाई दे बिकम इन्फ्लेटेड, वो बड़े बड़े हो जाते हैं, राइट, ये बड़े बड़े हो जाएंगे। और जो ही आप लोग एक्सपायर करने लगते हैं तो बेसिकली आप हवा को बाहर नहीं खींच रहे होते हैं, आप हवा को अंदर तो फोर्सफुली लेके जा रहे हैं, लेकिन हवा को आप बाहर नहीं भेज रहे होते, बल्कि इन पर्टिकुलर एल्वियोलाई के अंदर स्पेशल किस्म की प्रोटीन जिसे हम क्या बोलते हैं, इलास्टिन, वो एक्टिवेट हो जाती है, वो इस पर्टिकुलर बैलून को कंप्रेस करती है। तो फ़बई अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान वाली बात है कि यहाँ से जो हवा है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मीन्स बाहर की तरफ मूव करना शुरू कर देती है। सवाल ये है कि एम्फेसीमा की क्या कॉजेज़ हैं। तो आंसर मैंने आपको बताया है कि 2 कॉजेज़ है। पहली कॉज मेरे पास ये थी कि यहाँ पे इन पर्टिकुलर एल्वियोलाई की पॉपिंग से मीन्स इनके बार बार फटने से क्या हो रहा था कि सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस वो रिड्यूस हो रहा था। प्लस प्रॉब्लम क्या आई मेरे पास कि डिफरेंट किस्म के एलर्जेंस या पोल्यूटेंट की वजह से, पर्टिकुलरली मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि वो क्या वर्ड है, स्मोकिंग, राइट। स्मोकिंग लिटरली किल्स। वो लोग जो बोलते हैं कि स्मोकिंग कोई इफेक्ट नहीं होता, दे लिव इन फूल्स पैराडाइज, राइट। ये कोई आर्गूमेंट नहीं है कि मैं ये बात करूं कि जनाब वो बंदे सिगरेट पिए वो 100 साल जिया, लेकिन आप ये बात करते हुए आप उन लोगों को भूल जाते हैं जिनको अल्लाह ताला ने 17 वर्ष की जिंदगी जी थी और वो 40 वर्ष की उम्र में ही मर गए, राइट। वेरेवर वी वांट टू बीइंग साइंटिस्ट वी वांट टू अटर अ स्टेटमेंट, तो हम हमेशा स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे होते हैं, हम प्रॉपर डाटा कलेक्ट करते हैं, प्रॉपर रिसर्च करते हैं और रिसर्च करने के बाद डाटा प्रेजेंट करते हैं। हम लोग ये बात कर रहे हैं कि एम्फेसीमा, लंग कैंसर और ब्रोंकाइटिस, ये जो डिसऑर्डर्स है इनका ताल्लुक हमारे रेस्पिरेशन के साथ है, वो स्मोकर्स में 90% ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नॉन स्मोकर से। तो ये बड़े क्लियर स्टैट है, ये कोई 10 और 12% का खेल नहीं है, ये कोई 10 और 20% का खेल नहीं है, ये 10 और 90% का खेल है। इट्स अ ह्यूज डिफरेंस, और ये ह्यूज डिफरेंस डेफिनेटली कौन कॉज करवा रही है, हमारी स्मोकिंग। ये जो हमारा स्मोक है और इसमें प्रेजेंट जो सब्सटेंसेस हैं, दे आर लिटरली गोइंग टू डीनेचर योर इलास्टिन, वो आपके इलास्टिन को डीनेचर कर रहे हैं। तो जब इलास्टिन यहाँ पे ख़राब होगा तो डेफिनेटली आपके लंग्स की रिकॉइलिंग फोर्स कम हो जाएगी, और जब रिकॉइलिंग फोर्स कम होगी तो डेफिनेटली यू विल नॉट बी एबल टू इनहेल एक्सेल, सॉरी। अब मैं आपके लिए एक छोटा सा एक्सरसाइज बता रहा हूँ आपको। फर्ज करें, आप यूं करें कि आप लोगों ने एक क्या ली, इनहेलेशन की आप लोगों ने, मीन्स यू हैव टेकन अ ब्रेथ इन। आप ऐसा करके देखें, आपने एक ब्रेथ इन, आपने अंदर सांस ले लिया, विदाउट एक्सपायरिंग टू मच आप एक सेकेंड इनहेलेशन ले, राइट। आपको क्या फील हो रहा है? मुझे पूरा यकीन है कि आपको यह फील हो रहा है कि आपकी थोरेसिक कैविटी है, इट इज फुल। अभी आपने, फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल दे रहा हूं, आपकी एयर कैपेसिटी लंग की थी 100, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने 40 बाहर एक्सेल करना था, तो दोबारा 40 आपकी बॉडी में जाना था। आपने किया क्या कि आपने उस 100 में से सिर्फ और सिर्फ से 20 बाहर निकाला, तो अब आपके लंग में कितनी एयर बाकी रह गई, 80, राइट। क्या जो अब 20 एयर और अंदर आएगी उतनी फ्रेश होगी जितनी पहले थी? तो आंसर इज नो। हर एक कमिंग सांस के साथ आप लोगों की एयर में CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती चली जा रही है, फ्रेश एयर की क्वांटिटी कम होती चली जा रही है, प्लस आप लोगों के लंग्स की एबिलिटी टू एक्सेल द एयर वो रिड्यूस चली जा रही है। तो इस केस में आप लोग कुछ चेंजेस देखेंगे किसके अंदर, लंग्स के अंदर। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने एम्फेसीमा के पेशेंट का क्या करवाया, एक्सरे। तो आपको क्या पता चला कि आप लोगों को इस पर्टिकुलर पेशेंट के लंग्स हाइपर इन्फ्लेटेड नजर आएंगे। इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं कि इन पेशेंट्स को, जो स्मोकर्स होते हैं या जिनको ये प्रॉब्लम चल रही होती है एम्फेसीमा की, उनको हम लोगों को बैरल चेस्ट नजर आती है। बैरल चेस्ट से मुराद मेरे पास ये है कि इनकी चेस्ट हाइपर इन्फ्लेटेड है। हाइपर का मतलब है जोर से ज्यादा फूली हुई है। क्यों? कि ऑक्सीजन की डिमांड पूरी करने के लिए मेरे लंग्स बहुत जोर लगा के एयर अंदर तो ले जाते हैं, लेकिन चूंकि उनके पास रिकॉइलिंग फोर्स नहीं है तो वो स्टेल एयर को, CO2 रिच एयर को बॉडी में से बाहर निकालने से कासिर रहते हैं। प्लस टू
इनकलकेट और टू एंटरटेन मोर फ्रेश एयर, वो उनकी जो डायाफ्राम है वो भी क्या होता है, स्ट्रेट हो जाते हैं। यानी कि अगर आप नॉर्मल पेशेंट का डायाफ्राम देखेंगे तो एट द टाइम ऑफ एक्सहेलेशन वो इस तरह का होता है, लेकिन चूंकि उसके लंग्स का हमेशा रेजिडुअल वॉल्यूम मींस एक्स्ट्रा वॉल्यूम एयर का उसके लंग्स में रह जाता है, तो उस सेंस में उनके जो डायाफ्राम है वो क्या हो जाते हैं, कंपैरेटिवली फ्लैट हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख सकते हैं। प्लस अगर मैं इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का क्या करूँ, कैट स्कैन करवाऊँ, तो मुझे पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की एल्वेओलाई है वो काफ़ी बस्ट हो गई है, तो रेट ऑफ एक्सचेंज क्या हो गया, मिनिमम हो गया। प्लस अगर मैं ये देखूँ तो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के जो खड़े होने का अंदाज़ा, इवन जब वो बेड पे लेटा हुआ है तो उसके शोल्डर्स हमारी तरह सीधे नहीं हैं, उसके शोल्डर ऐसे हो जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज कि ही इज ट्राइंग टू अलाउ मैक्सिमम एयर टू जॉइन इस थोरेसिक कैविटी। वो इस तरह से करके बेसिकली अपनी थोरेसिक कैविटी को, अपनी चेस्ट कैविटी को क्या करना चाह रहा होता है, फुलाना चाह रहा होता है। और इस सारे जो कॉजेज हैं उनके पीछे एक ही प्रॉब्लम है। नंबर 1 कि उनके एल्वेओलाई बहुत ज़्यादा बस्ट हो गई हैं, और नंबर 2 उनका इलास्टिन ख़राब हो गया है। राइट, स्मोकिंग इज़ अ बेसिक कॉज। आप दुनिया की कोई बुक, कोई रिसर्च उठा के देख लें, आपके इलास्टिन को ख़राब करने में और आपके एल्वेओलाई को बस्ट करने में हमारी स्मोकिंग का एक की रोल है। अब ज़रा आप ये भी बात देखिए कि हमारी जो स्मोकिंग है वो एक काम और बहुत ख़तरनाक कर रही होती है। वो क्या कि वो हमारी म्यूकस प्रोडक्शन को बढ़ाती है। जब हमारी म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ेगी तो जाहिर है मेरे ब्रोंकियोल्स के अंदर क्या होगी, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। ये ऑब्स्ट्रक्शन स्टार्ट में तो कम फील होगी, लेकिन आहिस्ता 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 ये ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ती चली जाएगी और इन स्मोकर्स में कफ स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं क्या, स्मोकर्स कफ। और ये वाली स्मोकर कफ जब क्रॉनिक हो जाती है, मीन्स पुरानी हो जाती है, तो फिर इससे एक डिजीज प्रोड्यूस बोलते हैं COPD। COPD स्टैंड्स फॉर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज और डिसऑर्डर। राइट, ये क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर क्या कर रहा है कि जो बाहर से आने वाली फोर्सफुल एयर है उसकी थोड़ी बहुत फ्लेम, बलगम या जिसे हम म्यूकस बोल रहे हैं वो पीछे हो गई, तो एयर क्या हो गई, अंदर आ गई अंदर। अब ये वाली ऑब्स्ट्रक्शन उस पर्टिकुलर एयर को बाहर नहीं जाने दे रही। इलास्टिन इज व्हाट डूइंग इट्स बेस्ट। अर्ली स्टेज की बात करूँ, वो पूरी कोशिश कर रहा है कि मैं इसे को यहाँ से बाहर निकाल दूं, लेकिन वो निकालने में कामयाब नहीं हो रहा और वो इलास्टिन भी ख़राब हो रहा है। मींस जो स्मोकर्स कफ है वो इलास्टिन के ख़राब होने की एक और बड़ी वजह है। राइट, तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने या हमारे दीन ने अगर हमें ये बात बताया कि भाई आपको किसी भी किस्म का नशा जो है हराम है, तो इसमें बिल्कुल दानाई और हिकमत से भरी हुई बात है। चाहे वो नशा आप लोगों को चाय का हो, चाहे वो नशा आप लोगों को सिगरेट का हो, पान का हो, किसी किस्म का नशा हो। मैं अभी हायर लेवल के नशों की तो बात ही नहीं कर रहा। राइट, और फिर हम बीइंग पाकिस्तानी जो हमें समझने की ज़रूरत है वो ये है कि भाई सफाई निस्फ़ ईमान भी है। हम सबसे अच्छी उम्मत होने के बावजूद हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत गंदे लोग हैं। हमारे लिए सफाई और उसकी इंपॉर्टेंस हम जहाँ चाहे स्पिट कर देते हैं, हम जहाँ चाहे थूक देते हैं। हम अपने इर्द गिर्द की सफाई का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हैं। हम समझते हैं कि जो सिर्फ हमारा घर है सिर्फ वही हमारे रहने की जगह है। खाके वतन का मुझको हर जर्रा देवता है। वो देवता इस तरह ही बना है बिकॉज हर एब्नॉर्मेलिटी जो आप सराउंडिंग में फेंक रहे हो वो रिटर्न हो कि आपके लंग्स में ही आनी है। राइट, सो ट्राई टू बी अ नीट एंड क्लीन मुस्लिम। राइट, जो आप लोगों को क्या करेगा, डिफरेंट बीमारियों से बचाएगा और आप लोगों को डिफरेंट लीथल डिसऑर्डर से भी बचाएगा और खुदा न खास्ता आपको अपनी आखिरी अयाम में शायद कलमा पढ़ने में भी हेल्प करेगा अगर आप अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारेंगे। सो दिस इज़ द बेसिकली कॉजेज ऑफ व्हाट यू कैन से एम्फीसीमा। एम्फीसीमा इज़ नथिंग अदर देन कि आपके जो सरफेस एरिया वो बहुत कम हो गया, आपका इलास्टिन ख़त्म हो गए और आपके लंग्स की CO2 निकालने की कैपेसिटी क्या हो गई, मिनिमम हो गई। तो अब आप इसे कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, बाय इनहेलिंग क्लीन एयर एंड अवॉइडिंग सम वेरी बैड हैबिट्स लाइक स्मोकिंग और एनी अदर सॉर्ट ऑफ नार्कोटिक्स। सो दैट्स इट फॉर टुडे और नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मिलेंगे इंशाल्लाह टुमारो। टिल नेक्स्ट लेक्चर, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर ग्रेट पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स का ख्याल रखते हुए भी कम से कम स्मोकिंग कीजिए, उन्हें आपकी बहुत ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।